हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मैथ सर्च की एक और नई क्लास के अंदर, जिसमें हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो पूरा पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत बहुत तो नहीं बट थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर आप पेशेंस बनाए रखेंगे क्लास में। स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, कोरोना वायरस। अब इसको कौन नहीं जानता है? कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। हाउ? कोरोना देन वायरस, तो कोरोना का सीओ हमने लिया है, वायरस का वीआई हमने लिया है, डिजीज का डी लिया है, ठीक है। और उसके बाद में हमने 19 क्यों लगाया? क्योंकि ये कब आया था? 2019 के अंदर आया था, 2019 के अंदर आया था। दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड इट एज अ कोविड-19, है ना। देन इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को कि इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इमर्ज इन द दिसंबर 2019, यानी 2019 के अंदर ये जो है डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज आई थी, जो कि कौन सी डिजीज थी? ये हमारी पेंडेमिक डिजीज थी। इट्स अ पेंडेमिक डिजीज। कौन सी डिजीज थी? ये हमारी पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, है ना। ये हमारी वर्ल्ड वाइड डिजीज थी। दिस डिजीज अफेक्ट द डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट वे। डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वे के अंदर ये जो है डिजीज अफेक्ट करती है। मोस्ट इन्फेक्टेड पर्सन डेवलप द माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम एंड रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। कितनी सारे जने ऐसे थे जिनको माइल्ड से लेके मॉडरेट, सीवियर तक वो गए नहीं, माइल्ड से मॉडरेट तक ही उनको जो है क्या हुई थी, वो डिजीज कोज्ड हुई थी और वो डिजीज का उन पर इफेक्ट पड़ा था। और उसके कारण क्या हुआ था कि उन लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, इतना उनको जो है क्या हो चुका था, वो अपने आप ही रिकवर हो चुके। देखा है हमने हमारे घरों के अंदर भी कितने जनों को कोरोना हुआ था, तो वो बच गए थे। घरों में नहीं तो हमने हमारे नोन वेल नोन सबके कोई ना कोई तो जान पहचान में किसी को कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया ही था। और अनफॉर्चुनेटली कितने हैं कि डेथ भी हो गई, लेकिन कितने सारे जने बच भी गए थे, है ना। ये वही चीज लिख रही। However, the some developed severe symptoms and required hospitalization। जैसे कोई पेशेंट था जिनको पहले से डायबिटीज भी थी, हार्ट डिजीज था, इधर उसको कैंसर वगैरह था, या फिर जो बूढ़े जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को तो सीवियर तक गई, क्योंकि उनको पहले से ये क्रोनिक डिजीज है। देन उसके बाद में इतनी भारी डिजीज है कि तो ऑब्वियस सी बात है वो ना वो चीज को सफर करेगा ही करेगा। देन इसके बाद में कोज देख लेते हैं हम, क्या कोज होता है इसका। तो कोज जो होता है वो कौन सा होता है? सार्स कोविड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कोरोना वायरस खाली मेड सर्ज यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसी के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि ये जो कम्युनिटी सब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग भी वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कि सार्स कोव 2 जिसको हम कहते हैं, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 1 से लेके 14 दिन तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अराउंड 5 डे जो है एवरेज हम उसको मान सकते हैं। देन क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स आएँगे, जिसमें आएगी हमारे पेशेंट को फीवर होता है, ड्राई कफ होता है। 2 तरह के कफ हमको पता है, एक तो होता है म्यूकोलाइटिक कफ जिसको हम बलगम वाली खांसी कहते हैं, है ना? और एक होता है हमारा जिसमें स्पूटम का प्रोडक्शन होता है। इसमें कफ में क्या होता है, स्पूटम का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो ड्राई कफ होता है। ऐसे जैसे गले के अंदर खिच-खिच नहीं होती, बिल्कुल जैसे काँटे चुभा रहे हो कोई, वैसा सेंसेशन फील होता है। देन इसके बाद में आएगा फटीग। फटीग यानी लेथार्जी। लेथार्जी यानी थकान महसूस होना, उसकी बॉडी के अंदर पेन होएगा। इसके अलावा उसको टेस्ट और स्मेल के अंदर पता नहीं चलेगा, उसको स्मेल और टेस्ट पता नहीं चलेगा। कोरोना वायरस से हम बहुत ज़्यादा क्या है जान-पहचान वाले हैं, क्योंकि वो हमें सामने ही उसके स्ट्रेन्स आए हैं, सामने पेंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। तो यही सिम्पटम्स देखने को मिले थे जिनको हुआ था। राइनोरिया रनिंग नोज जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा हमारा हेडेक, डिफिकल्ट ब्रीदिंग जिसको डिस्निया कहते हैं। और ऐसे पेशेंट जो कि पहले से ही क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी डायबिटीज वाले या फिर हार्ट डिजीज वाले, कैंसर वाले, उनमें ये सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं।
देन बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट दोगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको देना है, जैसा सिम्टम आएगा उसके आधार पे आपको देनी है। अब क्या क्या मेजर्स होंगे? मेजर्स टू प्रिवेंशन द कंट्रोल, मेजर्स और मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल और प्रिवेंशन क्या क्या मेजर्स होते हैं? तो डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में पेशेंट को डायग्नोस कर लो ताकि वो जो चीज है वो ज्यादा सीवियर ना हो, जहाँ पे है वहीं से ही रुक जाए। एक छोटे से जो क्या कहते हैं हम, एक छोटे से सोल्जर सोल्जर को वो एनिमी को मारना आसान होता है रेदर देन बड़े को। तो वो बड़ा होवे, वो अपना विकराल रूप लेवे, उससे पहले उसको डायग्नोस कर लेना चाहिए। देन उस पेशेंट को क्या करो, आइसोलेशन करो और क्वारंटीन करना है हमारे को। क्वारंटीन हमारे को पता है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारे को उसको आइसोलेट करना है। इसके बाद में फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग। उस समय एक हमारा वो भी चला था, 2 गज मास्क है जरूरी वाला सिस्टम, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको एटलीस्ट मेंटेन रखना है। देन इसके बाद में अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्शन का यूज करना है आर्टिकल और क्लोथिंग वगैरह के लिए पेशेंट में। देन डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस, सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है। द यूज ऑफ कितना सारा सैनिटाइजर का, मास्क का इनका यूज हुआ था उस समय। तो यूज ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन का यूज करना है। और डिसइंफेक्शन आपको क्या यूज करना है, 1% जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो है आपको यूज करना है। देन बात करते हैं हम यूज ऑफ वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन का जो है आपको इस्तेमाल करना है। देन इसमें 2 वैक्सीन आती है जो कि दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हमने लगवाई भी है, इनके बूस्टर डोज भी लगवाए हैं। फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन द 2 डोजेज आर गिवन, इनके इफेक्टिव प्रिवेंशन के कारण 2 डोजेज हमने लगाई है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है इन केस ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन का होगा तो उनका इंटरवल कितना होगा, दोनों डेज के बीच, दोनों डोज के बीच का 28 दिन का। और अगर वेर है सेम उस केस में, अगर हमने कोविशील्ड लगवाई है तो उसका इंटरवल कितना होगा हमारा, 84 डेज का होगा, है ना। और रूट कौन सा है, इंट्रामस्कुलर रूट है, हमने यहाँ पे लगवाई थी हमारे वैक्सीन, हम सबको पता है, फोटो खींच खींच के स्टेटस पे भी डाले थे। Then Covishield has been approved for the people of 18 years old and more. कोविशील्ड वाले जो पीपल है उनको क्या करना है, अप्रूव करना है 18 साल या 18 साल से जो ज्यादा वाले हैं उनके लिए। जिनके लिए क्या होता है, 12 years ओल्ड, जो 12 साल से ज्यादा वाले बच्चे होते हैं या फिर उनसे ज्यादा वाले जो होते हैं उनके अंदर ये वैक्सीन आती है। और बोथ द वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू प्रेग्नेंट, और जो प्रेग्नेंट थी उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा ये चीज उनके लिए क्रूशियल थी, इसलिए उस समय ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी। देन दोनों जो वैक्सीन है उसका स्टोर्ड जो टेम्परेचर है वो कितना है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। एंड आर बिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और ये जो है मैन्युफैक्चर्ड कहाँ गया की गई थी, इंडिया में की गई थी। ये दोनों आर मेड इन इंडिया हमारी, ये चीज ध्यान रखना। ना। देन इसके बाद में हमारे को जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये वैक्सीन जो है हमारे को सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई गई थी। देन लंग सेप्सिस की हम बात करते हैं। लंग सेप्सिस सेकंड डिजीज आती है हमारी, जिसका मतलब क्या होता है कि लंग्स के अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। यानी इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा प्लूरल स्पेस के अंदर जो है पस भर चुका है, और इसकी वजह से यहाँ से लंग्स का जो पार्ट है वो सड़ना चालू हो चुका है। दिस इज कंसिडर्ड एज लंग सेप्सिस। हाँ, कोई हम क्या कहते हैं, लंग्स एब्सिस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पुरुलेंट मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ पस, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो इसके कोष क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से जिसमें आते हैं हमारे, बैक्टीरियोइड्स हो गए, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, स्टेफाइलोकोकस हो गए, लेप्सिला वायरस हो गया, हीमोफिलस वायरस हो गया। और इसके अलावा हमारा जो फूजोबैक्टीरियम स्पीसीज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज हैं, स्टीरिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम जो हो गया, कैंडिडा एल्बिकेन्स हो गए, ये सारे जो इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं लंग्स के कारण, गैस्ट्रिक और ओरोफेरिंजियल जो पाथवे है वहाँ पे एस्पायरेशन देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है
सबसे पहले किसी भी पेशेंट में ब्लड फ्लो अल्टर्ड हुआ, उसकी वजह से उसमें इस्चीमिया, जिसको हम सेल डेड कहते हैं, अब वो सड़ती गई टिश्यू डेड। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेड, है ना? नेक्रोसिस क्या होता है, इसका मतलब टिश्यू डेड हो। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू डेथ कहते हैं। देन इसके बाद में अल्कोहलिज्म हो गया। अल्कोहलिज्म का मतलब क्या हो जाता है हमारे, अल्कोहलिज्म का मतलब होता है जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो। इसके बाद में जनरल एनेस्थीसिया की वजह से भी ये हो सकता है, उसमें तो फिर बाद में एनेस्थीसिया की वजह से एस्पायरेशन हो गया, उसके बाद में निमोनिया हो गया, देन उसके बाद में ये सारे सिम्टम्स आएंगे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि, ऐसे मत सोचना जनरल एनेस्थीसिया लगाने से तो लंग सेप्सिस हो जाता है, नहीं नहीं। अगर वो चीज़ें अनट्रीटेड रहती हैं देन होता है ना? इसके अलावा किसी प्रकार से ऐसा चेस्ट ट्रॉमा हुआ है जो पेनिट्रेट कर दिया है, पेनिट्रेट का मतलब क्या है? वो उसने उस टिश्यू को छेद के उसके अंदर जाना, ठीक है? तो वो इस प्रकार से आपके चेस्ट ट्रॉमा हुआ है कि वो जो जगह है वहाँ पे जो है होल बन गया है, या वहाँ पे जो है एक ओपनिंग हो गई है, फट के वो जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हुआ है ट्रॉमा, वो अंदर चला गया हो। इसके अलावा हमारा होता है नेक्रोटाइजिंग ट्रॉमा। नेक्रोटाइजिंग ट्रॉमा के अंदर क्या होता है? नेक्रोटाइजिंग जो ट्रॉमा होता है उसका मतलब होता है हमारे कि नेक्रोसिस जो ट्रॉमा है वो ऐसा हो गया है कि किसकी वजह से हुआ है, नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ की वजह से हुआ। क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स हमारे को देखने को मिलेंगे? फीवर हुआ, प्यूरेटिक चेस्ट पेन हुआ, फाउल स्पेलिंग, स्पूटम का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पूटम जिसके अंदर से बहुत वाहियात सी स्मेल आती हो। देन इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा स्वेटिंग के कारण। इसके अलावा कफ हुआ, डिस्निया हुआ, हेडेक हुआ, मेलेज़। इसके अलावा लेथार्जी, साइनोसिस जिसका मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। इसके अलावा हेमेप्टाइसिस जिसका मतलब होता है ब्लड विथ स्पूटम। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम डिस्निया कहते हैं, है ना? लॉस ऑफ ब्रीथ, सॉरी, उसको हम डिस्निया कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा हमारा जो वेट लॉस हो गया, के अंदर हमारे को ये सब ध्यान रखना। देन इसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस की, क्या-क्या डायग्नोसिस हमारे हो सकते हैं इसके अंदर। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, इसके अलावा सीबीसी जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसके अलावा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हुई। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी हुई, स्पुटम एग्जामिनेशन हुआ, और ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड। ये सारी जो है हमारे इसके डायग्नोसिस होते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है एक तो एंटीबायोटिक थेरेपी हुई जिसमें पेनिसिलिन हो गया। फिर आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, है ना? देन इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जैसे कि एमाइनोफिलिन हो गया। इसके अलावा पोस्टरल ड्रेनेज हुआ, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में आती हैं। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं हम क्या-क्या होता है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो वाइटल साइंस, पेशेंट के जनरल हेल्थ स्टेटस, उसका ब्रीदिंग पैटर्न, उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की सीवियरिटी है, ये सब आपको जाँचनी है। एंग्जायटी लेवल उसका चेक करना है। Then provide the comfortable fowler position in a calm, comfortable and well ventilated environment. Well ventilated environment के अंदर आपको क्या प्रोवाइड कराना है? पोजीशन फॉवलर देनी है। साथ में एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वेल वेंटिलेटेड के साथ में कूल, काम एंड कंफर्टेबल। देन इसके बाद में 5 आर का रूल इस्तेमाल करके मेडिसिन्स देनी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर प्रोवाइड करवानी है। पोस्टरल ड्रेनेज आपको जो है क्या करना है? परफॉर्म करना है। इसके अलावा इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक जो है पेशेंट का आपको उसको बढ़ाना है। इफ इट नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो इट हेल्पफुल फॉर रिमूविंग द सिक्रेशन, और सिक्रेशन को रिमूव करने में ये काफी हेल्पफुल होगा। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारे परफॉर्म द ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग टू क्लियर द एयरवे। एयरवे को क्लियर करने के लिए जो ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग होगी उसको आपको परफॉर्म करनी है।
प्रोवाइड द फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन, ओरल जो हाइजीन है प्रोवाइड करवानी है आपको फ्रीक्वेंट। देन इनकरेज करना है पेशेंट को फॉर कफ एंड ब्रीद, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती हैं और जो कफ वगैरह होता है पेशेंट का उसको इंकरेज करना है कि आप को करें, ताकि कफ बाहर निकलेगा ना तो प्रेशर अंदर कम पड़ेगा, ज्यादा बैक्टीरिया का जो ग्रोथ वगैरह है वो कम होगी। चेंज द पोजीशन आफ्टर द एवरी 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे के अंदर आपको पोजीशन चेंज करनी, जो कि किसको प्रिवेंट करेगा, हमारे बेड सोर को प्रिवेंट करेगा। देन इसके बाद में आ जाता है रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है और पेशेंट को क्या करना है, रिश्योर करना है। देन इसके बाद में थर्ड डिजीज आती है हमारे एम्फाइमा। ध्यान रखना, 2 वर्ड होते हैं, एम्फाइमा एंड एम्फाइसीमा, दोनों अलग अलग डिजीज। पहली जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एम्फाइमा, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर जब पस भर जाता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, एसेम्फाइमा कहते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है हमारा कि कोजेस ऑफ इन्फेक्शन इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जो है क्या कहते हैं, कोजेस ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आता है हमारे इट में ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एडजेस्टेंट ऑर्गन। एडजेस्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं लंग्स, फॉर लंग्स, जैसे लंग्स के लिए जैसे एग्जांपल में देख लो, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे केसेस के। इसके अलावा लंग्स एब्सिस के अंदर वो क्या हो जाता है, वो रप्चर्ड हो जाता है। सेप्टिसीमिया की कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। ये सारे इसके कोजेस हैं। देन एग्जांपल इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते, क्या क्या साइन सिम्टम्स हमारे को वहाँ देखने को मिलते हैं। तो उसमें आ जाता है, सबसे पहले आता है फीवर, देन आता है चेस्ट पेन, स्वेटिंग, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नोन एज डिस्निया। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के बाद में आ जाता है हमारे प्यूरुलेंट स्पूटम में अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ एम्फाइमा एंड एडमिनिस्टर्ड ऑफ पस इनटू ब्रोंकाई। यानी कि क्या दे रखा है, पुरुलेंट जो स्पूटम है वो क्या कर देता है, एम्फाइमा के कारण रप्चर हो जाता है और क्या कर देता है, ब्रोंकाई के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलती है और चेस्ट जो मूवमेंट होते हैं वो भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सांस लोगे क्या कहते हैं, हमारा जो लंग्स है वो बढ़ेंगे, लेकिन लंग्स बढ़ेंगे तो वो वापस से जब कम होंगे तब वो क्या हो जाएंगे, उसमें जो मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, लंग्स कैविटी, थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर काफी ज्यादा अल्टरेशन देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स हो गए, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, इनके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, और जो पस का जो एस्पायरेशन होगा उस पस को आपको क्या करना है, बाहर निकाल के पस का एग्जामिनेशन, पुरुलेंट डिस्चार्ज का एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है, डिस्चार्ज एग्जामिनेशन। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें आती है एंटीबायोटिक थेरेपी हुई। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स हुए। इंसर्शन ऑफ द इंटरकोस्टल ट्यूब ड्यू टू प्यूरल कैविटी टू ड्रेन पस, यानी कि पस को ड्रेन करने के लिए हमारे को क्या करना है, इंसर्शन ऑफ इंटरकोस्टल ट्यूब, इंटरकोस्टल जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट करना है प्लूरल कैविटी के अंदर टू ड्रेन द पस, पस को ड्रेन करने के लिए। देन आता है डिकोर्टिकेशन। डिकोर्टिकेशन के अंदर आ जाता है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द थिकन पार्ट ऑफ द प्लूरा इज रिमूव। थिक पार्ट जो होता है प्लूरा का, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे, डिकोर्टिकेशन, ध्यान रखना। देन मैनेजमेंट वो का वही वाइटल हेल्थ स्टेट, वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के सीवियरिटी, इसके अलावा ब्रीदिंग पैटर्न, एंजाइटी लेवल, फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करानी है। 5 आवर का रूल इस्तेमाल करके आपको पेशेंट क्या प्रोवाइड करानी है, आपको क्या प्रोवाइड करानी है, 5 आवर का यूज यूज करके मेडिसिन प्रोवाइड करानी है। इंकरेज करना है पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। देन इसके बाद में हमारे को उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोवाइड करानी है इन केस ऑफ पायरेक्सिया फीवर।
इसके अलावा न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है पेशेंट का उसको हमारे को मेंटेन करना है, आईवी फ्लूइड जितना ज़रूरी है उतना आप दीजिए। देन प्रोवाइड करना है आपको क्लीन और विंकल फ्री ब्रेड, यानी सलवटें नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, और क्लीन बेड होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके आपको क्या करना है, पेशेंट को केयर करना है। स्टेराइल आर्टिकल का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये कंडीशन वैसे ही बहुत कंटामिनेटेड है। देन इसके बाद में आपको पेशेंट को क्या करना है, अश्योर करना है और उसको क्या प्रोवाइड कराना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देन इसके बाद में 4th डिजीज़ आती है हमारे ब्रोंकियल अस्थमा। क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे व्हिच देयर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज़्म। ब्रोंकियल स्पाज़्म के कारण नॉर्मल ब्रीथ के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और ब्रोंकियल स्पाज्म हो जाएगा। इसके कारण नॉर्मल जो ब्रीथिंग है उसमें डिफिकल्टी। जिसमें आता है अस्थमा इज द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज। अस्थमा जो होता है रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या क्या ब्रीदिंग पैटर्न इन इफेक्ट होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले हाइपर रिस्पॉन्सिव ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो ज्यादा ही रिस्पॉन्स कर जाता है और ब्रोंकाई जो है ज्यादा, इसीलिए सांस जो है वो, तो इस प्रकार से जो है वो रैपिड जो ब्रीदिंग है वो देखने को मिलती है। देन इसके अलावा म्यूकोसल स्वेलिंग हो सकती है। म्यूकस का जो है स्वेलिंग हो सकती है, ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है और एयरवे जो है उसका जो ल्यूमेन है थाइमन छोटा हो जाता है, तकड़ा हो जाता है। क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स आते हैं, क्या-क्या कॉजेज़ इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट की फैमिली में अस्थमा की कंडीशन हो, इसके अलावा जैसे किसी को एलर्जी होवे, वो की वही सारी एलर्जीज़ आती है जिसमें आते हैं हमारे पोलन डस्ट, कॉकरोचेस, फंगल स्पोर, एनिमल डैंडर, सडन चेंजेस इन वेदर, ये सारे कंडीशंस के कारण। इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैक्टर, ऐसी कोई चीज़ जो आपसे सहन नहीं हुई है, आपको किसी ने कह दी है या आपकी जो है सामने कोई ऐसी घटना घट गई है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके कारण से भी हमारे को जो शरीर पे इफ़ेक्ट दिखते हैं। साँस वगैरह ज़्यादा चलना, एंग्ज़ायटी हो जाती है, डिस्निया की कंडीशन आ जाती है, साँस नहीं आती है उस समय, है ना? के अलावा हमारे हार्मोनल फैक्टर्स वगैरह अफ़ेक्ट होते हैं। वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, राइनाइटिस हो गया। इसके बाद में सर्टेन ड्रग जैसे एस्पिरिन हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, इनका यूज़ ज़्यादा होने के कारण, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के कारण ये सारे हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो के वही आते हैं, कफ, डिस्निया, व्हीज़िंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, म्यूकस प्रोडक्शन, ट्रैकिपनिया, नेज़ल फ्लेयरिंग्स, डिस्क डायफोरेसिस, मेलिस, साइनोसिस। ध्यान रखना कॉजेज़ और साइन सिम्पटम्स भी हम कितनी सारी जगह में सेम देख रहे हैं। तो जैसे रेस्पिरेटरी की एक कॉपी जो बनाओगे ना, तो उसमें 4-5 पेज अलग से ऐसा रख लो जिसमें कॉमन कॉजेज़, कॉमन ये लिख के आप सारे उनको लिख दो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको जो फटाफट हाँ, ये की यही चीज़ें लिखनी, बट 1-2 अलग-अलग लिखना हर एक में। नंबर हमारे को देने में हिचकिचाएगा एग्ज़ाम, ध्यान रखना है। लेकिन है सब सेम है, डायग्नोसिस भी सेम ही हो रहे हैं। चेस्ट एक्स-रे हो गया, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया, जो कि किसके लिए किया जाता है? एलर्जन टेस्ट के लिए किया जाता है, फॉर एलर्जन टेस्ट, है ना? इसके बाद में आपको फॉर एलर्जन टेस्ट के अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टेस्ट, एक्स-रे, हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गए, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस हो गए, ये सारे जो है हमारे डायग्नोसिस आ जाते हैं। देन इसके बाद में आ जाते हैं हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने, जिसमें एग्जांपल्स के रूप में पहले एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नहीं, पहले हम इसकी जो कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो होती है इसका जो है एयरवे का जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको डिक्रीज़ करता है। फिर धीरे-धीरे जो स्वेलिंग वगैरह आई है उनको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। देन क्या करता है, क्लियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करता है। देन इसके बाद में हमारे जो क्या-क्या एग्जांपल इसके, बेक्लोमिथेसोन हो गई, मिथाइल हो गई, प्रेडनिसोलोन हो गई।
के अलावा प्रेडनिसोलोन के अलावा हमारी फ्लूनिसोलिड हो गई, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गई, ये सारी जो है हमारी क्या है ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन इसके बाद में हम दूसरी जो देखते हैं वो क्या होती है, जो इनहेल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी एलर्जिक एजेंट्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है मास्ट सेल स्टेबलाइज कर देते हैं। दीज आर द मास्ट सेल्स बाय स्टेबलाइजर विच प्रिवेंट द एस्थमेटिक अटैक, जो कि क्या करती है अस्थमा के जो अटैक होते हैं उनको प्रिवेंट करती है, उनको रिलीज करती है मास्ट सेल से आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। जब एलर्जन आ जाते हैं तो उसको वहां से रिलीज करके उसको क्या कर देती है अटैक करने से रोकती। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे क्रोमोलिन सोडियम हो गया, निडोक्रोमिल हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन इसके बाद में ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या क्या होते हैं, हमारे ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं एक्शन में आते हैं हमारे, दिस ड्रग्स डायलेट द एयरवे एंड मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग। एयरवे को डायलेट कर देते हैं और जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसको मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एल्ब्यूटेरॉल हो गया, साल्मेटेरॉल हो गया, टर्बिटुलिन सल्फेट, एमाइनोफिलिन, थियोफिलिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स की, क्या होते हैं ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स हमारे। तो ल्यूकोट्रिन जो मॉडिफायर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक्शन, जिसमें आ जाते हैं दिस ड्रग्स डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ के। तो आप कॉन्ट्रैक्शन करना, स्मूथ मसल जो होते हैं एयरवे के उसके कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्शन को ये जो ड्रग होती है डिक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा म्यूकोजल जो एडिमा होता है उसको रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, जेफिल्यूकस और मोंटल्यूकास, इसमें भी मोन जो कॉमन होती है वो हमारी मोंटल्यूकास होती है। देन इसके बाद में हम जो बीटा टू एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, जो का काम क्या होता है ब्रोंकियल जो मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साल्ब्यूटामोल हो गया, टर्बिटुलिन हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। देन इसके बाद में एंटी सिलिनर्जिक्स ड्रग जो होती है वो क्या होती है, कॉलिनर्जिक्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है जो क्या करती है ओपन कर देती है किसको, एयरवे को, जिसका एग्जाम्पल क्या होती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होती है। एग्जाम्पल सबके बहुत सिंपल सिंपल है, उनको अच्छे से आप याद कर लेना, हो जाएंगे। इसके अंदर आ जाती है हमारे पैरामीटर्स आर मेजर्ड ड्यूरिंग द फंक्शन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के समय आपको क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं, जिसमें आता है हमारे फोर्स द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर फोर्स जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो। इसके अलावा पीक रेस्पिरेटरी फ्लो हो गया, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी हो गई, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई, पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट हो गया, ये सारे जो है हमारे इसके एग्जाम्पल्स। ये क्या है हमारे फंक्शन टेस्ट के मेजर्स हैं कि ये पैरामीटर्स हमको जो पीएफटी होता है उसमें चेक करना है। देन इसके बाद में सीवियर एक्यूट एस्थमा की कंडीशन होती है, तो उसके अंदर एक तो होता है हमारे नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल के साथ में नेबुलाइज करवाना। इसके अलावा आईवी जो एमिनोफिलिन होती है वो देना। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन के अंदर, क्योंकि सीवियर कंडीशन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी आपको अब इस्तेमाल करना है, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, ये सब। इसके अलावा अगर पेशेंट को सीवियर एक्यूट अस्थमा है कि भाई सीवियर भी है और एकदम से सडन हो गया, तो तुरंत प्रभाव से उसको क्या कर दो, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड कर दो। देन इसके बाद में हमारे को क्या देखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है, इसका क्या क्या होता है हमारे। तो वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीवियरिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आ जाती है। जनरल हेल्थ स्टेटस पेशेंट का हमको देखना है। इसके अलावा फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि आपकी जो सीवियरिटी होती है उनको इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है, वो फैक्टर्स भी आपको देखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स को आपको देखना है। न्यूट्रिशनल लेवल, ब्रीदिंग पैटर्न, एंजाइटी लेवल और नॉलेज लेवल पेशेंट का जो है वो सब आपको असेस करना है। देन इसके बाद में बात क्लासेस, तो कोर्सेज लेके आया है एएनएम का। एएनएम का कोर्स 2 साल, एएनएम का जो कोर्स है हमारे 3 साल का है, जिसमें एएनएम का कोर्स है 45,000 रुपीज पर ईयर, और जीएनएम का जो है 65,000 रुपीज पर ईयर।
देन हम नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल द डिजीजेस, जिसमें ग्रुप होता है अलग अलग जो हमारी डिजीजेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है COPD, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज जिसको हम कहते हैं कोल्ड, है ना। कोल्ड इज अ प्रोग्रेसिव, COPD इज अ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज दैट मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, जो कि क्या करता है, मेक करता है हार्डर टू ब्रीथ, ब्रीथ करने में जिसको तकलीफ होती है। इट रेफर टू द सीवियर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, जो कि क्या करता है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है उसको अफेक्ट कर देती है, और कैरेक्टराइज करती है क्या, इंक्रीज ब्रेथलेसनेस, यानी कि ब्रीथलेसनेस को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी डिस्निया को इंक्रीज करती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना कि क्या चीजें हैं, क्या क्या है। अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस, ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस, ये चार ऐसी डिजीज होती हैं जो मिलके एक COPD का निर्माण करती है। तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो। फिर हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आता है हमारे क्या, COPD के जो ग्रुप है उसके चारों डिजीज को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। एस्थमा हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसका एक बार हम वापस से गो थ्रू होते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे इन विच देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्म, ब्रोंकियल स्पाज्म के कारण नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। एम्फाइसीमा किसको कहते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्नॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ लंग एल्वियोलाई, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उसके अंदर एब्नॉर्मल डिस्टेंशन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी ब्रोंकाई होती है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी जिसको हम कह सकते हैं, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसको हम कहते हैं। देन इसके बाद में, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, देन इसके बाद में आ जाता है हमारा एब्नॉर्मल डायलेशन ऑफ एयरवे, एयरवे का जो है एब्नॉर्मल डायलेशन जो है वो हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस और ब्रोंकाई कहते हैं, जिनके अंदर क्या आ जाती है, एब्नॉर्मल डायलेशन हो गया ब्रोंकस और ब्रोंकाई का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियो एटेलेक्टेसिस। ठीक है। देन हम बात करते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और किसकी वजह से ये हो सकती है। तो एलर्जेंस तो वो सारे हमारे को पता है क्या क्या आ सकते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे पोलन डस्ट, कॉकरोच, फंगल स्पोर, एनिमल टेंडर, सडन चेंज इन वेदर। ठीक है सर। देन कॉमनेस्ट कोज जो है वो याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, जो ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता है उनमें COPD की कंडीशन देखने को मिलती है। देन इसके बाद में क्या आ जाता है हमारे टबैको च्यूइंग, टबैको च्यूइंग का मतलब क्या होता है, जो तंबाकू खाता है। इसके अलावा किसी प्रकार के जेनेटिकल जो डेफिशिएंसी होती है जेनेटिकल फैक्टर्स की, कौन से वाले, अल्फा 1 एंटीट्रिप्टिन एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है इसकी डेफिशिएंसी के कारण से भी जो है COPD होता है। एयर पोल्यूटेंट्स हो गया, इसके अलावा क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल डिजीज वगैरह जो है, जिसमें कोई जो है मान लो ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे स्मोक ज्यादा है, जहाँ पे जो डस्ट ज्यादा है, पोलन ज्यादा है, उनकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है। तो उसके अलावा हमारे जो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं हम, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसका जो कंडीशन होता है इसमें बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है, और इसमें नेचर जो होता है स्पूटम का कैसा होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो पुरुलेंट होता है, पस वाला। देन इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है आपको, ऑर्थोप्निया देखने को मिलता है, डिस्निया देखने को मिलता है, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, व्हीजिंग के साथ में वेट लॉस देखने को मिलता है आपको। एक्सेसरी जो मसल्स होती है उनकी जो ब्रीदिंग होती है उसमें आपको जो है देखने को मिलता है, लाइक वो है ना जो नाक से साँस ना लेके ऐसे माउथ से सांस लेता है, अपने एक्सेसरीज जो ऑर्गन्स वगैरह है उनका यूज करता है, मसल्स का यूज करके ब्रीदिंग को चलाता है। साइनोसिस, चेस्ट टाइटनेस, इंक्रीज डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, थोड़ा काम करने पे थक जाएगा, सांस फूलने लग जाएगी। बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जिसका सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ चेस्ट होता है। नॉर्मल चेस्ट जो है पेशेंट का वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम जो है पेशेंट का चेस्ट देखते हैं ना।
इस प्रकार से नॉर्मल जो है चेस्ट होता है किसी भी एक इंसान का, ठीक है। लेकिन ऐसा वाला जो पेशेंट होगा जिनको क्या होगा, सीओपीडी होगा, उसके बैरल चेस्ट देखने को क्या कैसा दिखता है हमारा बैरल चेस्ट, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का दिखता है, जिसके अंदर इस प्रकार का जो है शेप आपको जो है चेस्ट का देखने को मिलता है, एकदम से पतला सा स्ट्रेट लाइन वाला, है ना। दिस इज कंसिडर्ड एज बैरल शेप, दिख रहा होगा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, है ना। प्रकार से जो है सिलेंड्रिकल शेप आपको देखने को मिलता है। देन इसके बाद में आ जाते हैं हमारे रेस्टलेसनेस, फटीग और हेमेप्टेसिस, जिसमें स्पूटम प्लस ब्लड होता है। डायग्नोसिस देख लेते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हो, तो क्लिनिकल फीचर्स हो गया, हेल्थ हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, टेस्ट एक्सरे हो गया, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो के वही सारे एबीजी पल्मोनरी टेस्ट और फंक्शन टेस्ट, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन और सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, है ना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या होते हैं इसमें। रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, इसके अलावा कोर पोर्मोनेल हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर जो होता है वो क्या होता है, एयरवे को डायलेट कर देते हैं। एल्ब्यूटेरोल हुआ, साल्मेटेरोल हुआ, एमिनोफिलिन हुआ, थियोफिलिन हो गया, ये इसके सारे एग्जांपल्स हैं। देन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आती है, जिसके अंदर आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई, जो कि क्या कर देती है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज कर देती है और एडिमा को रिड्यूस कर देती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, बेक्लोमिथेसोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो क्या कर देती है, एयरवे को डायलेट कर देती है, जिसका एग्जाम्पल हो गया हमारे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। देन इसके बाद में हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा बीटा। नेक्स्ट कौन सी ड्रग देते हैं हम, बीटा टू एडिनो रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, सेम वही की वही साल्ब्यूटेरोल जिसको हम कहते हैं, जो कि रिलैक्स करती है किसको, ब्रोंकियल मसल्स को। फिर म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है जो कि क्या करती है, म्यूकस वगैरह जो होती है उसको डिसोल्व करवाती है और उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन तोड़ देती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। देन पोटेशियम आयोडाइड होती है, इसके अलावा एन एसिटाइल सिस्टीन हो गया, इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हो गया, के अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाती है हमारी, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर ये प्रिस्क्राइब होती है, जिसमें आती है हमारी एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स हमारी इसके अंदर होती है। देन इसके अलावा हम कौन सी क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप स्मोक मत कीजिए, क्योंकि हमें पता है सबसे कॉमनेस्ट जो कोज है वो कौन सा है, स्मोकिंग है। देन इसके अलावा आपको जो है एलर्जन के कांटेक्ट में नहीं आना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की कंडीशन क्या होती है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, जिसका क्या मतलब है, लंग्स की जो पेरेन्काइमा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिया कहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करने के कारण, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण, इसके अलावा पेशेंट अगर इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस वाला है तो उस कारण, के अलावा एक्सपायरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सपायरेशन हो गया, फ्लूइड का एक्सपायरेशन हो गया, किसी केमिकल का एक्सपायरेशन हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन, इनके कारण, कोर्टिकोस्टेरॉइड की जो थेरेपी है उसके कारण से हो सकता है, ट्रेक्योस्टमी और एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन है उसके कारण हो सकता है, इम्यूनो सप्रेसिव जो डिसऑर्डर्स है उनके कारण हो सकता है, क्रोनिक डिजीज जैसे कि डिजीज ऑफ हार्ट या फिर डायबिटीज, कैंसर, इनके कारण, डिहाइड्रेशन के कारण या फिर एंटीबायोटिक के प्रोलॉन्ग यूज के कारण। के अलावा कोजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो कोजेस के अंदर आते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरिया, देन इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, देन मोरेक्सिला कैथरासिस, देन लेप्सिला निमोनिया, ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं। वायरसेस में आता है जिसमें हमारे आता है इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, देन इसके बाद में एडिनो वायरस, के अलावा हमारा कौन सा,
पैरामिक्सो वायरस और साइटोमेगेलो वायरस। देन फंगस में आता है हमारा एस्परगिलस कैंडिडा, न्यूमोसाइट्स, इसके अलावा जीरोबेसी और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारे इसके एग्जाम। देन इसके बाद में आ जाता है अदर्स के अंदर एस्पायरेशन ऑफ द बॉडी सिक्रेशन, जिसमें आता है फ्लूइड, केमिकल्स वगैरह सारे। देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, हेडेक, मस्कुलर जो पेन होता है, सोर थ्रोट होता है, कफ वगैरह जो होता है जो कि नॉन प्रोडक्टिव होता है, इसके बाद में वो प्रोडक्टिव कफ बन जाता है, मेलेज हुआ, ट्रैकिपनिया हुआ, ये सारी कंडीशन के कारण। ठीक है। देन इसके बाद में आ जाता है प्यूरेटिक चेस्ट पेन हो गया, जिसके अंदर हमारे कफिंग और डिस्निया, ब्रीदिंग वगैरह जो है वो सीवियर हो जाते हैं। डिस्निया हुआ, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग हुआ, हेमेप्टाइसिस हुआ, देन स्किन रैशेस हुआ, फटीग और वीकनेस हुआ, इनके कारण से भी जो है हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। देन डायग्नोसिस की बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट हुआ, हेल्थ हिस्ट्री हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन, पुटम एग्जामिनेशन, टेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन, द नोज एंड थ्रोट एंड स्वाब, इसके अलावा सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ, टेस्ट हुए, देन ब्लड और यूरिन कल्चर हुआ, इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन जैसे सच एज आता है टीएलसी, डीएलसी, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट्स वगैरह हुई, वो हुआ, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस हुआ, ये सारे हमारे ये डायग्नोसिस है। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट में, देखते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक ऑफ द पेशेंट, पोस्चरल ड्रेनेज हुआ, चेस्ट फिजियोथेरेपी हुई, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन एज पर रिक्वायरमेंट, आप जो ऑक्सीजन जो है वो आप एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें आती है हमारी एंटीबायोटिक थेरेपीज आती हैं। इसमें आता है इन केस ऑफ न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, एम्फिसिलिन और इसके अलावा पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सोन, इसके अलावा जेंटामाइसिन, ये सारे। देन इसके बाद में अगर न्यूमोनिया स्टेफाइलोकोकस वाला है, देन पेनिसिलिन हुआ, फ्लूका फ्लूकोक्सेसिलिन हुआ, एरिथ्रोमाइसिन हुआ, वैंकोमाइसिन हुआ, ये सारे हमारे फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट्स है, यानी इनके थ्रू आप उनको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर लेप्सिला निमोनिया है तो उसमें आप कौन से ड्रग दोगे, सुप्राफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन दोगे। इसके अलावा अगर जो है हमारे लिगोनेला जो निमोनिया है उसके कारण हुआ है तो एरिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनिन फ्यूरोक्विनिनोलोन दोगे। देन इसके बाद में अगर एक्स एसिटोमाइक एक्सनो नहीं, इन दिस कंडीशन आपको क्या देना है, क्या देना है, बेंजाइल पेनिसिलिन देना है। क्या देना है आपको, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो देना है। देन इसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लुएंजा निमोनिया की, जिसमें आती है एम्फिसिलिन हो गया, क्लोराफेनिकल्स हो गए। ठीक है। अगर वायरल निमोनिया होगा जिसके अंदर हम क्या देंगे, साइक्लोविर देंगे, विडेरेबिन देंगे। ठीक है। और अगर माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया तो उसमें हम एरिथ्रोमाइसिन दिया, टेट्रासाइक्लिन दिया, सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया, ये सारी जो है हमारे माइक्रोप्लाज्मा की कंडीशन में हम उसको देंगे। देन इसके बाद में एंटीपायरेटिक ड्रग, जिसमें हमें पता है क्या देंगे, पैरासिटामोल देंगे। इसके अलावा एनाल्जेसिक ड्रग जिसके अंदर मॉर्फिन देंगे सीवियर केस के अंदर। देन इसके अलावा पेथिडीन देंगे, पेथिडीन का कितना देंगे, 50 से 100 mg पेथिडीन देंगे। देन इसके बाद में आ जाता है इन केस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकोनिमोनिया, पेन इन एस्पायरेशन निमोनिया, इन कंडीशंस में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। में आती है हमारी एम्फिसिलिन हो गया, प्रोट्राइमेक्सोल हो गया, ये हमारी जो है एंटीबायोटिक थेरेपीज होती हैं। देन इसके अलावा एनाल्जेसिक्स देंगे, जिसके अंदर काम क्या होगा, प्लूरल चेस्ट पेन को रिलीव करने का, चेस्ट फिजियोथेरेपी को रिलीव करने का, एंटीपायरेटिक वगैरह को जो है देना, ये सारी जो है हमारी इसमें आ जाती है। देन इसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसमेंट के लिए आ जाता है, जैसे वाइटल साइंस पेशेंट हुआ, जनरल हेल्थ स्टेटस हुआ, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हुआ, ब्रीदिंग पैटर्न हुआ, न्यूट्रिशनल लेवल हुआ,
क्लोजली मॉनिटर करना है प्रेजेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई प्रेजेंट हो कॉम्प्लिकेशन तो उसको। इसके अलावा एट्रियल ब्लड गैस के लेवल को आपको असेस करना है। इसके अलावा एंजाइटी लेवल को असेस करना है। नॉलेज लेवल रिगार्डिंग टू डिजीज प्रोसेस से रिगार्डिंग जो नॉलेज लेवल है उसको आपको असेस करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या-क्या हो सकते हैं हमारे, एडवाइस द पीपल फॉर द वैक्सीनेशन विद द पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन का यूज़ करके आपको पेशेंट को जो है क्या करना है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना है। डोज़ होने चाहिए 3, 1, 2, 3। फर्स्ट डोज़ लगेगी 6 वीक पे, सेकंड लगेगी हमारी 10th वीक पे, और जो थर्ड डोज लगेगी वो होगी हमारी 14th वीक पे। और ये वैक्सीन जो होती है वो क्या प्रोवाइड कराती है, हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसके प्रति, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी के। देन इसके बाद में आ जाता है एडवाइस द पीपल। पीपल को क्या-क्या एडवाइस करनी है आपको, टू अवॉइड द स्मोकिंग, नॉट टू यूज़ अल्कोहल, टू टेक वेल बैलेंस्ड डाइट। इसके अलावा टू मेंटेन द एडिक्वेट पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन। इसके अलावा नॉट टू शेयर हैंकी क्लोथ्स यूज्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला पेशेंट का जो है आपको क्लोथ्स, हैंकी वगैरह, इवन दो उसके बेड के आसपास भी आपको उस समय नहीं रहना है जब वो स्नीज़ और कफ कर देता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बचना है। इसके अलावा अर्ली स्टेज की जो डिज़ीज़ होती हैं, उससे आपको जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है अर्ली स्टेज पे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपको जो है प्रोवाइड कराना है। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी किसकी, मेजर्स टू प्रिवेंट द नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल जो न्यूमोनिया इन्फेक्शन है उससे हम कैसे बचेंगे, तो आइसोलेट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज से जो पेशेंट सफर कर रहा है उससे हमको आइसोलेट होना है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके आपको पेशेंट को जो है क्या करना है, केयर करना है। इसके अलावा स्टरलाइज जो आर्टिकल्स है उसका इस्तेमाल करना है। हैंड वॉशिंग का यूज करके आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर एवरी नर्सिंग प्रोसीजर। हर जो नर्सिंग प्रोसीजर है उसके बाद में जो है हैंड वॉशिंग आपको करनी है। देन एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर जो है आपको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेड करनी है। देन इसके बाद में हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या आ जाता है हमारे, डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का, वो आपको क्या करना है, अ, उसको क्या कहते हैं हम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इस कैरेक्टराइज क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोडक्टिव सॉरी, प्रोडक्टिव जो कफ होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आप ऐसे एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पिक्चर। कॉजेस क्या-क्या हो सकता है, सिगरेट स्मोक करना सबसे मेजर कॉज होता है ना? देन इसके अलावा एयर पॉल्यूशन जिसमें स्मोक डस्ट वगैरह हो गई, एलर्जेंस वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सडन चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में सडन चेंजेस आना, टबैको च्यूइंग यानी टबैको चबाना भी एक जो है कॉज होता है। देन एग्जांपल देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स का, जिसमें आता है हमारे प्रोडक्टिव कफ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है प्रोडक्टिव कफ वगैरह हो गया। इसके अलावा वीजिंग हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हुआ, चेस्ट टाइटनेस हुआ। इसके अलावा रिपीटेडली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड और फ्लू वगैरह हो गया। ये सारे हमारे किसके, रेस्टलेसनेस, ये किसके फीचर्स है, ये हमारे जो है किसके, उसके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साइन सिम्टम्स है, सॉरी। देन इसके बाद में हमारे को क्या-क्या जो है एयरवे के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। सबसे पहले आता है हाइपरट्रोपिक ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस जो सिक्रेशन होता है, ग्लैंड्स होती है, वो हाइपरट्रोफी हो जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रोफी? उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ग्लैंड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? देन म्यूकोजल एडिमा हुआ, डैमेज ऑफ वॉल ऑफ एयरवे परमानेंटली हो सकता है, और एल्वेओलाई का ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, ज़्यादा डिस्टेंट हो सकती हैं वो। देन इसके अलावा रप्चर ऑफ एल्वेओलर वॉल, एल्वेओलर जो वॉल होती है वो रप्चर्ड हो सकती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे डायग्नोसिस की, क्या-क्या डायग्नोसिस होते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा हिस्ट्री टेकिंग हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं पेशेंट के, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्स-रेज़, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम।
एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस और जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह हो गए, इसके डायग्नोसिस होते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकल मैनेज कि क्या-क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज़ करना होता है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं टेट्रासिलिन, एम्पिसिलिन। दूसरा आता है ब्रोंकोडायलेटर टू डायलेट द एयरवे। देन एग्जांपल थियोफिलिन हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं उसको, नेबुलाइजेशन कर सकते हैं साल्ब्यूटामोल के साथ में। अगर एडिमा प्रेजेंट होता है, डायूरेटिक की कंडीशन हो जाती है, तो उस समय आप डायूरेटिक दे सकते हो। एडिमा में आप डायूरेटिक कौन-सा दोगे? लेज़िक्स, जिसको हम फ्यूरोसेमाइड भी कहते हैं ना। देन इसके बाद में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन फिजियोथेरेपी और जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, वो आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। देन नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, वाइटल साइंस हो गए, इसके अलावा जनरल हेल्थ स्टेटस हो गया, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हो गए, ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, कैरेक्टराइज ऑफ कफ कफ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। एक्टिविटी टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्टिविटी टॉलरेंस लेवल हाँ, तो इसको भी आपको असेस तो करना ही है, लेकिन ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। और एबीजी का और एंग्ज़ायटी का लेवल आपको असेस करना है। इसके अलावा काम, कूल, कंफर्टेबल, वेल वेंटिलेटेड प्रोवाइड कराना है एनवायरनमेंट। इसके अलावा कंफर्टेबल फॉवलर और सेमी फॉवलर पोज़ीशन देनी है, जो को आपको एनहांस करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके। देन इसके बाद में हमारे को क्या देना है, उसको परफॉर्म करवाना है ट्रेकोब्रोंकियल सक्शन, चेंज करना है पोजीशन को एवरी 2 टू 4 आवर्स के अंदर। इसके अलावा एडमिनिस्टर करना है 5 आवर रूल वाला राइट पेशेंट ड्रग डोज टाइम रूट। देन इसके बाद में पेशेंट को साल्ब्यूटामोल के साइड में अगर ज़रूरत है तो साल्ब्यूटामोल का यूज़ करके आपको नेबुलाइज़ करवाना है। पोस्टरल ड्रेनेज के समय आपको क्या करना है, सिक्रेशन को रिमूव करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड परफॉर्म करनी है। देन इसके अलावा आपको क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि कफिंग के लिए और किसके लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए। देन इसके बाद में असिस्ट द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी डेली लिविंग जो एक्टिविटी होती है उसको भी आपको परफॉर्म करनी है, असिस्ट करनी है। देन इसके बाद में आ जाता है इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करना होता है। इट नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है देन इट हेल्प इन थिनिंग द सिक्रेशन। ये जो क्या काम करता है, सिक्रेशन को थिन करने का काम करता है। मेंटेन द पेशेंट नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल, पेशेंट का जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल है आपको उसको मेंटेन करना है। देन एडवाइज हिम टू टेक द स्मॉल मील फ्रीक्वेंटली, स्मॉल जो मील्स होती है उसको फ्रीक्वेंटली आपको लेना है। मेक द मील प्लीजेंट, प्लीजेंट बनाओ और टाइम पे बनाओ। इसके अलावा उसके जो लाइक्स और डिसलाइक्स है उसको भी आपको उसके अंदर मेजर करना है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एडिशनल विटामिन मिनरल्स को आपको उसमें ऐड करना है। इसके अलावा जो है आईवी फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करना है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको रीअश्योर करना है और उसको इमोशनल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना है। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन, पेशेंट को जो है अकेला नहीं छोड़ना है और प्रोवाइड करानी है सपोर्ट, कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा डू नॉट स्मोक, स्मोक नहीं करने के लिए एडवाइस करना है, तंबाकू मत खाओ। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन में ज़्यादा मत जाओ। इसके अलावा आपका जो एडिक्वेट पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन है उसको आप मेंटेन रखिए, ये सब चीज़ें। देन इसके बाद आती है ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर क्या आ जाती है, ब्रोंकाइटिस इज अ टाइप ऑफ chronic obstructive pulmonary disease which defined as the abnormal dilation and distortion airway, यानी कि abnormal dilatation और जो distortion airway वगैरह आती हैं उनको क्या कर देती है, ये क्या कर देती है, हमारे एबनॉर्मल डायलेशन कर देती है एयरवे का, ब्रोंकल और ब्रोंकाई का। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर देखो ध्यान से कि ये इसमें कितने जो है स्मॉल तरीके से दिख रहे हैं और या इन्फ्लाम्ड तरीके से आपको दिख रहे हैं, है ना? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस कहते हैं, जिसके कोज़ क्या हो सकता है, कंजेनाइटल कोजेज़ में आता है सिलियरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो गया। इसके अंदर सिलियरी जो नर्व होती हैं वो क्या कहते हैं, वो हो सकती हैं। सिलियरी जो नर्व होती है उसका डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाय बोर्न बाय बर्थ होता है। देन इसके अलावा प्राइमरी जो हाइपो गामा ग्लोब्यूलिन जो है उसकी वजह से ग्लोबिनेमिया की वजह से हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से, डेक्स्ट्रोकार्डिया की वजह से जो है ये हो सकता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं एक्वायर्ड कॉजेज़ क्या-क्या आते हैं, तो एक्वायर्ड कॉजेज़ में आता है हमारे निमोनिया हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पल्मोनरी ईसिनोफिलिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। फॉरेन बॉडी एयरवे हुआ, ब्रोंकियल ट्यूमर वगैरह जो है वो प्रेज़ेंट होता है।
देन इसके बाद में आता है हमारा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या-क्या आ जाता है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होता है। इसके अलावा ग्रेजुअल सिम्पटम्स तो आते ही हैं, उसके साथ में ग्रेजुअल स्पूटम के साथ में क्या देखने को मिलता है वहाँ पे, पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी पस आपको वहाँ मौजूद देखने को मिलता है। और जहाँ पे स्पूटम के अंदर पस होता है ना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ येलोइश स्पूटम दिखता है। तो स्पूटम प्लस स्पूटम प्लस पस जो होता है, वो किस प्रकार से हमारे को दिखता है? येलोइश कलर। ठीक है। देन इसके अलावा में आता है हमारा फीवर हुआ, हेमेप्टाइसिस हुआ, वेट लॉस हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट, फिंगर क्लबिंग यानी बच्चों के जो हैंड्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। देन इसके बाद में मेलेज हो गया, रेस्टलेसनेस, वीज़िंग और वीकनेस, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट में देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट, क्या-क्या दे सकते हो आप, ऑप्रोफ्लोक्सासिन जैसी जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो प्रोवाइड करा सकते हो, एमिनोफिलिन और थियोफिलिन जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हो, म्यूकोलाइटिक ड्रग दे सकते हो जिसमें एन-एसिटाइलसिस्टीन वगैरह होती हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हो, चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हो, हाइड्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या-क्या हो सकता है हमारे, असेस द फॉलोइंग, क्या-क्या करना है, वाइटल साइंस वगैरह हुए, जनरल हेल्थ स्टेटस हुआ, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, ब्रीथिंग पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कफ और एंग्जायटी लेवल, ये सारे असेस कर सकते हो। इसके अलावा 5 आर का यूज़ करके आप जो है डॉक्टर को मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हो। ब्रोंकोब्रोंकियल सक्शनिंग जो होती है उसके थ्रू आप एयरवे को क्लियर कर सकते हो। पेशेंट को जो है क्या कर सकते हो, हाइड्रेशन के लिए इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको एडवाइस कर सकते हो कि हाइड्रेशन ज़्यादा लो, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं तो, वरना ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, वरना आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर की भी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है आप वो प्रोवाइड कराइए, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है, जितना फिजिशियन जो है प्रिस्क्राइब करता है। देन इसके अलावा जो होता है हमारे, क्या होता है, पेशेंट के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है और उसको रीअश्योर करना है। देन इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जो है कम्युनिटी जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसके लिए भी ज़रूरी होती है और ये मेड सर्च के लिए भी ज़रूरी होती है। क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा फैली होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमारे को। इसका जो मेन अफ़ेक्टेड एरिया है जिसको ये अफ़ेक्ट करती है वो लंग्स होता है। इसके अलावा ये बोन की टीबी भी होती है हमारी, जेनाइटल टीबी भी होती है ना? फीमेल्स में जेनाइटल टीबी देखने को मिलती है, बोन्स में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, स्किन में होती है, लिम्फ ग्लैंड्स वग़ैरह जो है उनके अंदर ये जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, प्रेज़ेंट होता है। इसके अलावा हमारे कॉजेज़ देख लेते हैं तो कौन-कौन से कॉजेज़ होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। इसके अलावा इट इज़ एन एसिड फेज़ एरोबिक नॉन मोटाइल रोड शेप, एरोबिक नॉन मोटाइल रोड शेप के एसिड फेज़ बेसिलाई होते हैं ये, है ना? ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। देन इसके बाद में हम स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हेल्थ का जो चार्ट है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना होता है। 2019 की बात करें हम तो टीबी जो है वर्ल्ड में 7.1 मिलियन केसेस देखने को मिले थे, जिसके अंदर से कितनी टोटल नंबर ऑफ टीबी थी, केसेस वर अबाउट 10 मिलियन के अंदर आपको वहाँ देखने को मिले थे। और इसके अलावा जो है कि अबाउट 2.6 मिलियन एंड इंसिडेंस रेट कितनी थी उसकी, 193 पर लेख थी, यानी 1 लाख में 193 का इंसिडेंट रेट वहाँ पे टीबी का देखने को मिला था। इसके अलावा वर्ल्ड में टोटल डेथ कितनी हुई थी 2019 में, 1.9 मिलियन। ये हम क्यों 2019 की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कोरोना भी आया था, उस समय रेस्पिरेशन की जो डिजीज़ की अनंतता हुई थी, तो उस वजह से हम बात कर रहे हैं। और टीबी की वजह से जो है कितने जने मरे थे, एचआईवी पॉजिटिव जो थे और टीबी वाले वो कितने थे, 9,500 यानी 95-100 जने को एचआईवी के साथ में जो है टीबी था। और उस समय जो है टीबी अक्रॉस कितने लोगों को हो गया था, टोटल जो है वो नेगेटिव केसेस जो है डेथ की वजह से नेगेटिव केसेस में ना 4.36 लाख। इसके अलावा इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ न्यू एचआईवी पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस पर अबाउट 71,000 और इंसिडेंस लेख थी कितनी, 5.2 पर लेख थी। देन इसके बाद में आती है हमारे लास्ट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, रिफामिसिन रेजिस्टेंस टीबी।
कितने जनों को थी, मतलब कितने टोटल नंबर में हमारे को देखी थी, 1,24,000 यानी 9.1 पर लेख थी। वैसे तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना चाहो तो 2-3 लाइनें बढ़ा के लिखने के काम आ जाएगा। बाकी ट्रांसमिशन ऑफ मोड कौन-सा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है ये, यानी कि जब छींकते हो, खाँसते हो तो उस बोलते समय जो ड्रॉप्स माउथ से निकलती है उसके थ्रू। इसके अलावा किस-किस वजह से हो सकता है? पुअर्टी, मालन्यूट्रिशन, ओवरक्राउडिंग, लैक ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा पुअर और पर्सनल एनवायरमेंटल अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन आता है इंक्यूबेशन पीरियड, 3 से 6 दिन का होता है। इसके अलावा क्या सोर्स होते हैं? एक तो होता है हमारा खुद से, मेन खुद से ही हमारे से, मतलब लाइक अगर किसी पेशेंट को टीबी है, पेशेंट नंबर ए को टीबी है, वो किसी से बोलेगा तो उसको, सामने वाले को भी टीबी हो जाएगी। दूसरा होता है बोविन। बोविन का मतलब क्या होता है? बोविन मिल्क के अंदर जो प्रेज़ेंट होता है, मिल्क की वज़ह से, कॉज़ ड्यू टू मिल्क। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स, वो के वही सारे के सारे आ जाता है, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर तक आपको खाँसी चल रही है और वो रुकी नहीं दवाई लेने के बाद भी, देन हम उसको टीबी घोषित करेंगे, है ना? इसके अलावा माइल्ड फीवर होता है इसके अंदर, वेट लॉस सबसे ज़्यादा चीज़, इंक्रीज़िंग वेट लॉस होता है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस होता है, यानी वो वेट लॉस होता ही रहता है पेशेंट। देन इसके बाद में एनोरेक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेस्ट पेन हो गया, हेमेप्टाइसिस हो गया, हेमेटमेसिस हो गया। हेमेप्टाइसिस का मतलब तो स्पूटम के साथ में, और हेमेटमेसिस का मतलब वॉमिटिंग के साथ में क्या आना, ब्लड का प्रेजेंस होना। देन स्वेटिंग होगी, जब सोएगा तो उस समय उसको पसीने-पसीने होंगे। देन डायग्नोसिस में क्या-क्या आ जाता है, क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं हमारे पेशेंट की जो क्लिनिकल फीचर्स है आपको वो देखना है। हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ये मेन है। 1, 2, 3 एस्पायरेशन के थ्रू नीडल को लेना है, फाइन नीडल एस्पायरेशन लेके साइटोलॉजिकल टेस्ट कराना है, और ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मोन्टेक्स टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लेते हैं 0.1, उसको लोअर आर्म के ऊपर लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं इंट्राडर्मली, और उसको जो है वो 48 से 72 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लेते हैं? पीपीडी लेते हैं, कितने समय तक रखते हैं? ये रखते हैं, और कौन सा रूट होता है? इंट्राडर्मल रूट। देन इसके बाद में हम जो है वो कौन-सा डॉट्स थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। डॉट्स थेरेपी में फुल फॉर्म याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉट्स थेरेपी भी क्या होती है? ये हमारी डॉट्स थेरेपी जो होती है, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होता है, ये किसका? ट्यूबरक्लोसिस का, जिसका फुल नेम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है? जो किसके द्वारा 1993 के अंदर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम आरएनटीसीपी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये जो है सबसे पहले इसको ट्रीटमेंट को वैलिडिटी दी थी। मेडालिटी। देन इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं शॉर्ट थेरेपी के थ्रू में, तो कौन-कौन से ड्रग देते हैं हमारे को, ये तो पता है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कौन-सी होती है? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में आ जाती है जैसे हमारी पायरिस वाली, जिसमें आती है पायराज़िनामाइड हो गई। इसके अलावा हमारी जो क्या कहते हैं, रिफामिसिन वगैरह हो गई, ये सारी ड्रग्स आती है ना? एथाम्ब्यूटोल हो गई, आइसोनियाज़िड हो गई, सब देते हैं। अब क्या करता है इसके अंदर, 2020 के अंदर ये वाला नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, ये नाम याद रखना, आरएनटीसीपी है, एक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, कब आए थे, रिवाइज़्ड क्यों किया गया था उसको, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। डोट्स थेरेपी ध्यान रखना, ये पल्मोनरी टीबी सिर्फ़ कम्युनिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? देन इसके अंदर क्या आया था, 2020 के तहत क्या हुआ था, पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो है वो दी गई थी फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन के साथ में, जिसके अंदर पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग जो है ड्रग के डोज़ को कैलकुलेट किया जाता था। फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करते थे, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स जो है पेशेंट को दी जाती थी। इसके अंदर जो है न्यू जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता था, द पेशेंट हू आर नॉट रेजिस्टेंट, जो उसके प्रति रेजिस्टेंट नहीं था, जिसमें आ जाती थी हमारी आइसोनियाज़िड, रिफामिसिन, पायराज़िनामाइड और कौन-सी इथाम्ब्यूटोल ड्रग जो है, इनके आधार पे हम देते थे।
ये नाम याद रखना, डोट्स थेरेपी में कौन सी ड्रग्स दी जाती है। देन इसके बाद में हम है ना जो कौन से फेजेस में देते थे, इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन की फेज में। इंटेंसिव फेज के अंदर क्या दी जाती थी, 4 फिक्स डोज दी जाती थी। वो कि भाई आइसोनियाडेज, रिफामिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। और ये जो इनका काम क्या होता था, अडल्ट टीबी को ठीक करने का काम होता था। और पीडियाट्रिक पेशेंट को कौन सी दी जाती थी, 3 FDC। कौन सी होती है, फिक्स डोज। जो कॉम्बिनेशन क्या होता था इसके अंदर, आइसोनियाजेड, रिफामिसिन और पायराजिनामाइड। इनकी फिक्स डोज जो है पीडियाट्रिक पेशेंट को लगाए देते थे। इसके अंदर क्या होता था, अपार्ट फ्रॉम दिस, डिस्पर्सिबल लोस ऑफ इथाम्बुटोल इज आल्सो गिवन टू द चिल्ड्रन। यानी बच्चों को जो है रिफामिसिन का जो है डिस्पर्सिबल डोज भी जो है लगाया जाता था। इसके अंदर आता है टोटल ड्यूरेशन जो होता है कितना होता है, 8 वीक का होता है। 56 डोजेस जो है इसमें देखने को मिलती है, और ये जो है डेली दी जाती है। के बाद में इन कंटिन्यूएशन फेज के अंदर क्या आ जाती है, कंटिन्यूएशन फेज में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, 3 डोज देखने को मिलती है। इसके अंदर अडल्ट के अंदर भी ध्यान रखना, इंटेंसिव फेज में ये चीज हम बच्चों को देते थे, और यहाँ हम जो है अडल्ट को देते हैं, वहाँ पीडियाट्रिक पेशेंट को देते थे। और अब वहां से तीन, वो 4 से घट के 3 हो गई, और वो 3 से घट के यहाँ 2 हो गई, ये चीज ध्यान रखना। तो ऊपर कौन कौन सी तीनों ड्रग है, आइसोनियाजाइड, रिफामिसिन, इथाम्बुटोल, और नीचे आइसोनियाजाइड और रिफामिसिन डोज देते हैं। इसके बाद में जो होती है डिस्पर्सिबल डोज जो है वो लूज जो इथाम्बुटोल है वो दी जाती है। लूज इथाम्बुटोल का मतलब होता है जिसका डोज थोड़ा कम हो, इफेक्ट और साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कम दिखाए उसका। देन इससे आ जाती है, हम कितना देते हैं, 16 वीक के अंदर देते हैं। और कितनी डोज देते हैं, 112 देते हैं इसकी डोज। इसके अलावा हम कौन कौन सी जो ट्रीटमेंट के लिए इसमें काम कर सकते हैं, चाहे टीबी हुई या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टीबी हुई, बोन की टीबी हुई, केसेस में भी ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होती है, तो फ्यूअर ड्रग आर यूज टू द पेशेंट टू स्वेलो। यानी कुछ जो ड्रग होती है वो पेशेंट को स्वेलो करने के लिए काम में आती है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाती है, एक्सेप्टेबल होती है किसके लिए, पेशेंट के लिए, जिसमें आती है हमारे सबसे पहले द सुपरविजन बाय द हेल्थ प्रोफेशनल। जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनको द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं केसेस के अंदर। इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, द रिस्क ऑफ इमरजेंसी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लो। और जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस भी जो है वो लो हो जाता है। देन इसके बाद में हम क्या क्या एंटी ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स देते हैं वो हमने जैसे पढ़ लिया है, एक बार इसका चार्ट आप बता लेना। आइसोनियाजेड हो गया, रिफामिसिन, पायराजिनामाइड। इसके अलावा हमारी जो, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं पेरिस के रूप से, है ना, PARIS। और ये फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग होती है। ठीक है, इसमें अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के अंदर ये हमारे डोजेस हैं, इसको आप बना लेना कॉपी में पोस्ट करके। देन इसके बाद में आ जाता है पेशेंट जिसका है ना जो क्या है, लेस देन कितना है, 18 साल से कम का है, और उसका वजन जो है 39 किलो से कम का है। तो उस केस में हम जो है पेशेंट को क्या देते हैं, हम क्या करते हैं, उसको पीडियाट्रिक केस के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी पीडियाट्रिक वाले पेशेंट के अंदर इंटेंसिव में देंगे तो 3, और कंटिन्यू तो 2 वाली जो डोज है वो देनी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो किस में देते हैं, हम किस कंडीशन में देते हैं, सबसे पहले अगर मेनिंजाइटिस टीबी है यानी ब्रेन की टीबी है। देन इसके हाल में अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाती है फर्स्ट लाइन ड्रग, तब हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको जब कैलकुलेट करनी होती है ड्रग को, तो वेट के आधार पर आप कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा जो ड्रग जो देते हैं पेशेंट के अंदर, अडल्ट वाले कैटेगराइज में क्या करते हैं, 5 वेट बैंड्स। और अगर छोटे वाले बच्चे हैं उनमें तो 6 वेट बैंड्स का जो है आपको यूज करना होता है। देन इसके बाद में एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग रेजिस्टेंस की जो, तो क्या कहते हैं, हमारी बात करते हैं क्या होती है इसके अंदर, कि हमने जैसे पहले पढ़ लिया है कि ये सारी जो ड्रग्स है चारों हमारी जो आइसोनियाडाइड, रिफामिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ये सारे को हम एंटी ट्यूबरकलर ड्रग कहते हैं, ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। इसके जो स्ट्रेन होता है कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम इसका ट्यूबरकुलर बेसिलस होता है। इसके अंदर जो होता है अनअफेक्टेड जो साइड होती है उसको क्या कर देती है, ये अनअफेक्टेड जो होती है रिमेन अनअफेक्टेड। यानी आपने दवाई ले ली फिर भी वो शरीर में काम नहीं कर रही है उस चीज को, मतलब वो शरीर जो उस दवाई के प्रति बगावत कर रहा है, उसको हम कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिस्टेंट।
देन इसके बाद में हम बात करते हैं द रेजिस्टेंस में अक्कर वन और मोर ड्रग। एक या एक से ज़्यादा ड्रग के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है और इन केस के अंदर जो होगी वो क्या करेगी, ज़्यादा जो है वो क्या करती है, ड्रग जो है किल नहीं करती है किसको, हमारी जो बैक्टीरिया वगैरह को होती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं सोल्व ऑफ पॉसिबल कॉज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस, क्या-क्या हो सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले जो है ड्रग रेजिस्टेंस किस वजह से होता है? रॉन्ग डोज़ और रॉन्ग ड्यूरेशन पे दोगे तब काम नहीं करेगी। इसके अलावा आप इनएडिक्वेट सप्लाई करोगे तब काम में नहीं करेगी, या पेशेंट जो है वो उसके जो ड्रग के रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है तब। इसके अलावा उसको जो पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग होगी तब। इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल की बातों को मानना नहीं होता है, और उसके अलावा उसका जो हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका जो वो उसको कम क्लोज ऑब्जर्व करेगा तब। ठीक है, ये सारे कॉमनली यूज होता है। देन इसके बाद में द पेशेंट हु डू नॉट टेक द मेडिसिन, जो ज्यादा पेशेंट जो है वो मेडिसिन नहीं लेता है रेगुलरली एज पर प्रेस्क्रिप्शन। इसके बाद में आ जाता है द पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर ड्यूरिंग रेजिस्टेंस टीबी इज कॉमन, जहाँ पे रेजिस्टेंस टीबी जो है कॉमन होती है उस एरिया में। इसके अलावा रिलैप्स केसेस के अंदर भी ये देखने को। देन इसके बाद में आ जाता है टाइप ऑफ ड्यूरेशन, टाइप ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस किस प्रकार की होती है? एक तो होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरी होती है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। जिसमें आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में आ जाती है टाइप ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस द टीबी केसेस इन whom the mycobacterium tuberculosis bacillus strain are resistant to the least isoniazid and the rifamycin are also known as multi drug resistance TB। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ड्रग्स का रेजिस्टेंस दिखना। एटलीस्ट उसमें 2 ड्रग की स्ट्रेन होंगी जिसमें क्या-क्या हो सकती है हमारी आइसोनियाज़िड और रिफामिसिन। देन एक्सटेंसिव के अंदर आ जाएँगी 3 और एटलीस्ट सेकंड लाइन ड्रग जो है वो इंजेक्टेबल करने की ज़रूरत पड़ जाए, फर्स्ट लाइन ड्रग पूर्णतः रेजिस्टेंट कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव यानी एक्सटेंट वर्ज़न। ठीक है, देन इसके बाद में ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिवली के अंदर क्या होता है? प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें तो इससे जो है 27 मंथ का ड्यूरेशन होता है पेशेंट को ट्रीटमेंट का। इसके अंदर क्या होता है? 6 से 9 महीने तक कंटिन्यूएशन फेज में इंटेंसिव फेज में रहता है, और 18 मंथ तक वो जो है कंटिन्यूएशन फेज में रहता है। देन इसके बाद में इंटेंसिव फेज जो होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? एटलीस्ट 5 ड्रग्स जो है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन फेज देते हैं, और लिस्टेड जो होती है एटलीस्ट 4 जो होती है वो तो देनी ही देनी है। क्या-क्या होती है? हमारे जो फ्लूरोक्विनिनोन हो गई जो प्रिस्क्राइब होती है हमारे लेवोफ्लॉक्सासिन या फिर मोक्सोफ्लॉक्सासिन के अंदर, और ये सारे ड्रग्स के आपको नाम याद रखने हैं। साइक्लोसेरिन हुआ, मेरोफेनम हुआ, केप्रोमाइसिन हुआ, इमेपेनेम हुआ, इसके अलावा क्लोफेक्सिमिन हो गया, इसके अलावा एमिक्सोक्लेव हो गया, कानामाइसिन हुआ, पाइरोडोक्सिन हुआ, एथाम्ब्यूटोल, रिफामिसिन, डिलेमाइड डेलेमेनिड हुआ, इसके अलावा पायराज़िनामिड हो गया, इथ इथियोनामाइड हो गया, इसके अलावा लिनेज़ोलिड हो गया, इसके अलावा बिडेक्विलिन हो गया, एमिकासिन हो गया। देन इसके बाद में हम प्रिवेंशन देखते हैं, कैसे प्रिवेंट करना है हमारे को। तो इसके अलावा आएगा बीसीजी वैक्सीनेशन। 0.05 ml ऑफ बीसीजी वैक्सीन आर गिवन एट द बर्थ बाय द रूट आईडी यानी इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देना है, बीसीजी वैक्सीन को देना है। सबसे ज़रूरी है बैसिलस काल्मेट-वेरिन का इंजेक्शन लगाना, टीका ज़रूरी होता है। जो कि बचपन में ही लग जाता है जन्म के समय में, है ना? आईडी रूट लिया जाता है, लेफ्ट लेटरल थाई के ऊपर लगाया, लेफ्ट लेटरल जो होता है वो लगता है ये हमारे लेफ्ट आर्म के ऊपर। देन इसके बाद में अर्ली डायग्नोसिस होता है पेशेंट का। इसके अलावा आपको जो ट्रीटमेंट जो होगा वो आपको इमीडिएट डायग्नोसिस के इमीडिएटली आफ्टर जो है ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। आपको पेशेंट को आइसोलेट रखना है, टॉवेल हैंकी उसके जो बेडिंग हैंकी वगैरह सब है, क्लॉथ वगैरह उसको दूर रखना है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन और जो डिस्पोजल जो पेशेंट स्पूटम है उससे दूर रखना है, प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना। देन 10वीं डिजीज आती है पल्मोनरी एम्ब्योलाई। पल्मोनरी एम्ब्योलाई का मतलब क्या हो जाता है? आर्टरी के अंदर किसी प्रकार से ब्लॉकेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि एम्बोलिज्म के कारण आता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं। चीजें देख सकते हैं आप यहाँ की जो एम्बोलिज्म है वो मौजूद है।
पल्मोनरी का मतलब तो होता है लंग्स के अंदर, यानी रेस्पिरेशन के अंदर। एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, किसकी वजह से? एम्बोलिज्म, एम्बोलाई की वजह से। क्या क्या कोज हो सकता है? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ज्यादा समय तक बैठे रहने के कारण, एडवांस एज हो जाने के कारण, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी में भी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसमें भी किसकी वजह से? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। देन इसके बाद में ओबेसिटी हो गया, फ्रैक्चर हो गया लॉन्ग बोन का, ट्यूमर का, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या सारी चीजें हमारे को। देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं? तो डिस्निया हो गया, ट्रेकिपनिया हो गया, प्लूरेटिक चेस्ट पेन हुआ, कफ हुआ, हेमेप्टाइसिस हो गया, हार्ट रेट बढ़ जाती है, डिस्फोरेसिस हो जाता है, डायफोरेसिस हो जाता है, नेक वेन डिस्टेंशन हो सकता है। इसके अलावा नेक वेन डिस्टेंशन में जब पेशेंट की जो ये जुगुलर वेन होती है वो ऐसा फड़फड़ करती हुई आपको दिखती है ना, उसका जो लबडब है वो आपको दिखता है। मेलेस हो गया। इसके अलावा हमारे साइनोसिस की कंडीशन। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस, वो के वही सारे डायग्नोसिस हैं, इसमें एक ही खाली याद रखने जो जरूरी है। सही, 3 ज़रूरी है, लंग स्कैनिंग, पल्मोनरी एंजियोग्राफी और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बाकी हमारे जो चेस्ट एक्स-रे, ईबीजी एनालिसिस, टेकिंग क्लिनिकल पिक्चर हम जानते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीकोएगुलेंट कौन-कौन सी, क्योंकि एम्बोलिज्म हुआ है, एम्बोलाई को फैलाने के लिए क्या दोगे? हेपेरिन, वारफिन दोगे। कितने-कितने डोज़ रूट से दोगे? आईवी रूट से हेपेरिन दोगे, ओरल रूट से वारफिन दोगे। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग होती है कौन सी देते हैं हम? रेटाप्लेस देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरत होगी तो। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे पेन में, एनाल्जेसिक, फीवर में एंटीपायरेटिक, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेड परफॉर्म करना है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, आ जाता है वाइटल साइन, हेल्थ स्टेटस। के अलावा बैक्टीरियल जो ब्रीदिंग पैटर्न है, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, एबीजी लेवल, एंग्जाइटी लेवल, ये सारा आपको असेस करना है। देन कंफर्टेबल काम कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा आपको ड्रग जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो देखनी है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा जो है एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है और परफॉर्म नहीं करना है क्या? स्टर्नस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करनी है। देन इसके बाद में हमारे मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, पेशेंट को अलोन नहीं केयर देनी है, रीअश्योर करना है पेशेंट को और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इसके अलावा क्लोजली जो है साइड इफेक्ट को जो है ड्रग के मॉनिटर करना है, इमीडिएटली जो है साइड इफेक्ट को जो है आपको अगर प्रेजेंट है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है पेशेंट का उसको आपको मेंटेन करना है। आईवी जो फ्लूइड होता है अगर ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे आपको जो है क्या करना है इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। वो की वही चीज़ें आ जाएगी, लिसनिंग म्यूजिक नोट, फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में वॉचिंग टीवी, टेलीविजन्स, रीडिंग बुक्स, मैगज़ीन्स, ओरल केयर पेशेंट का करना है आपको क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश के थ्रू, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से रोकथाम करनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं? एम्बेलेक्टोमी दे सकते हैं, एम्ब्रेला फ़िल्टर। एम्बेलेक्टोमी क्या होती है? एम्बुलेंस वाला जो पार्ट होता है उसको आपको सर्जिकल रिमूवल कर देना है पल्मोनरी वेसल्स से। और अम्ब्रेला जो फ़िल्टर होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल जो पोरस अम्ब्रेला शेप्ड के डिवाइस होते हैं उसको स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं उसको इंसर्ट करके इंफीरियर वेना केवा के अंदर और अदर ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि क्या कर लेंगे? ब्लड को क्लॉट कर लेंगे, उसको क्लॉट को पकड़ लेंगे और खींच लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में हमारी आ जाती है, क्या आती है हमारी? पल्मोनरी प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि इस कंडीशन में एब्नॉर्मल जो फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी के अंदर वो कलेक्ट हो जाता है और प्लूरल स्पेस का जो एरिया होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? द एरिया बिटवीन द layer of the tissues that lines lungs, partial pleural and visceral pleura। partial जो दो हमारे पैराइटल प्लूरेला होता है, प्लूरा होता है और विसरल प्लूरा होता है, उन दोनों के बीच की जो लेयर्स होती है उनके जो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं स्पेस को। और वो जो होती है वो क्या कर देती है? उनको अंदर पानी भर जाता है। क्या क्या किस वजह से हो सकता है? न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? यानी ग्रुप ऑफ रीनल फेलियर कम, जिसमें प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ना, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना, प्रोटीन यूरिया होना, ये सही कंडीशन। रीनल फेलियर मैलिग्नेंट डिजीज हो सकती है, कैंसरस डिजीज, लिवर सिरोसिस जिसमें लिवर एकदम डैमेज हो जाता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन इन सब में। देन क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब वो
सांस लेता है तब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, चेस्ट पेन जो है वो हो जाता है, प्लूरिटिक होता है, इसके अलावा इंस्पायरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, ब्रीदिंग जो है शॉर्टनेस हो जाती है, फीवर वगैरह, ट्रेकिकार्डिया। इसके अलावा सिम्टम्स रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस जैसे निमोनिया हो गया, लंग कैंसर वगैरह जो है वो सही के क्लिनिकल फीचर्स। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आ जाता है हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेशेंट के अलावा हेल्थ हिस्ट्री हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, प्लूरल जो बायोप्सी हुआ वो हो गया। बाद में हम बात करते हैं मेडिकल मैनेज क्या-क्या देते हैं हमारे मेडिकल। The treatment of the pleural infusion depends on its positive agent. Positive agent is identified and treated. इसके अलावा थोरेसिंथेसिस करते हैं, हमारे को पता है इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, कलेक्ट करता है फ्लूइड को, रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे जो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों पर्पस में काम आता है। मान लो इन्फेक्शन चेक करने के लिए भी आप जो इसको निकाल सकते हैं। देन इसके बाद में आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आती है हमारी कौन सी सर्जरी, फ्लूरोडेसिस क्या होती है, इरिटेटिंग सब्सटेंस सच एज iodized talc and cyclophosphamide is injected into the pleural space through the chest tube. The substance causes the inflammatory reaction in the pleurala and chest wall, which is bind tightly to the severe tightly to each other as they heal। यानी कि फ्लूरोडेसिस क्या होता है, हमारे इरिटेटिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे आयोडाइज जो टेल्क होता है और साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, वो इंजेक्ट किया जाता है प्लूरल स्पेस में चेस्ट ट्यूब के थ्रू। देन उसके थ्रू क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन वगैरह जो हो जाती है वो टाइटली बाइंड हो जाते हैं और उनको क्या कर देता है, हील कर देता है। देन दूसरी जो कौन सी होती है हमारे प्लूरल डिकॉर्टिकेशन, सेम चीज वो की वही है। हमारे डिकॉर्टिकेशन कैसे करते थे, इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव लेयर जो होती है फिब्रोसिस की, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू ओवरलाइंग द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर, तो हम रिमूव कर दें। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल पेशेंट। क्या क्या करोगे, कंफर्टेबल प्रोवाइड कराना, वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, पेशेंट कफिंग डीप ब्रीदिंग के लिए इंकरेज करना है, 5 आवर का रूल यूज करके मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, पेशेंट को जो थोरेसिंथेसिस जो है वो प्रिपेयर करना है, असिस्ट करना है प्रोसीजर के लिए, रीअश्योर करना है, प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट के लिए न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है पेशेंट का उसको मेंटेन करना है, एडिक्वेट प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है उसको आपको उसके थ्रू आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है, उसके आधार पे उसको वो केयर देनी है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रा। नेक्स्ट हमें डिजीज है इम्फाइसीमा, पहले हमने पढ़ी थी इम्फाइमा, अब पढ़ रहे हैं इम्फाइसीमा। इसके अंदर क्या हो जाता है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है किसका, लंग्स के एल्वेलाई का। हेल्वी एल्वेलाई ऐसी होती है और कोलैप्स्ड एल्वेलाई जो होती है वो ऐसी हो जाती है, रेडनेस स्वेलिंग वगैरह आपको देखने को, कलर चेंजेस। कोज क्या आ जाते हैं, एग्जैक्ट कोज तो है अननोन है, इसके अलावा प्रोबेबल कोज सिगरेट स्मोकिंग है। देख लो ये कितनी ज्यादा वो है, क्या है ये इतनी ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा ये क्या चीज है वो क्रोनिक है, क्रूशियल है और कितनी वाहियात चीज है जो कि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि करने से कितनी सारी स्मोकिंग करने से कितनी सारी जो है डिजीज आपको देखने को मिलती है, हमने अभी देख लिया। ठीक है, इसके बाद में अल्फा एंटी ट्रिप्टिलिन जो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो जेनेटिक फैक्टर होता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स आती है, कौन कौन से आती है, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, एक्सर्ट यानी जब सांस छोड़ता है तब दिक्कत आती है। ट्रेकिपनिया हो गया, ट्रेकिपनिया के बाद में आ जाता है हमारे कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, पर्स लिप्स ब्रीदिंग होगी, जो सिर्फ है ना आप लिप्स के थ्रू जो ऐसे ब्रीथ करोगे। इसके अलावा सुप्रास्टर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं उसका यूज करोगे आप रेस्पिरेशन के लिए। साइनोसिस हो सकता है सीवियर कंडीशन के अंदर। इसके अलावा क्या हो सकता है, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एट्रियल ब्लड एनालिसिस और सीटी स्कैन आपको कराना है ना। देन इसमें आते हैं कॉम्प्लिकेशन, जिसमें आता है पल्मोनरी बुलेया हो सकता है,
के अलावा राइट साइडेड जो हार्ट फेलियर है वो हो सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो हो सकता है। देन मेडिकल मैनेजमेंट में आता है जिसमें आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी है, फिजियोथेरेपी देनी है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराना है। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है ब्यूलेक्टमी होता है, रिमूव करना है उसको, और लंग ट्रांसप्लांट कर देने हैं वेरी सीवियर केसेस में कि कल कुछ नहीं होता तब। देन क्रोनिक मैनेजमेंट आता है नर्सिंग का, तो क्या-क्या दे सकते हैं, वाइटल साइन, सीवियर क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जनरल हेल्थ स्टेटस जो होता है वो, ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो, इन सबको आपको असेस करना है। देन प्रोवाइड काम, कूल, कंफर्टेबल वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। के अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, कंफर्टेबल फॉलोअर पोजीशन देनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, एडवाइस करना है पेशेंट को कि स्मोक ना करे। इसके अलावा मेडिसिन जो होती है उनको आपको प्रिस्क्राइब करना है, 5 आवर का रूल इस्तेमाल करके पेशेंट को रीएश्योर करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। देन इसके बाद में 13th डिजीज है हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर। एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें ना तो आपका एक्सचेंज होता है किसका, हमारे CO2 का, O2 का, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। इस कंडीशन के अंदर किस किस कारण हो सकता है, सर्टेन जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमने पढ़ी है उनके कारण हो सकता है, निमोनिया, सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सिस्टिक फिब्रोसिस, और चेस्ट इंजरी, इंजरी टू द लंग्स टिश्यू, ओवरडोज ऑफ इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण। ठीक है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्लिनिकल फीचर, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एब्नॉर्मल ब्रीथ साउंड, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, कंफ्यूजन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसरिथमियाज, एंजाइटी एंड फीवर, फियर ऑफ डेथ। ठीक है। इसके बाद में डायग्नोसिस आ जाती है, डायग्नोसिस फिर क्या आ जाते हैं, क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, टेकिंग ब्लड एग्जामिनेशन, एबीजी एनालिसिस, इसके अलावा हमारे अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट एक्सरे और ब्रोंकोस्कोपी, ये सारी चीजों की डायग्नोसिस। मेडिकल मैनेजमेंट देखना है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर एंड इट शुड बी ट्रीटेड, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना है, एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन वगैरह। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट जरूरत होगी तो देना है। कोज अगर ज्यादा सीवियर हो जाता है तो उसका ओवरडोज के कारण होता है तो उसका एंटीडोट आपको प्रोवाइड करानी है कि भाई किसी कारण हो जाएगा वो, कि भाई सही इसके कि वो, कि वही सारे के सारे हमारे जो मैनेजमेंट है वो आ चुके हैं। एंटर वेंटिलेटरी सपोर्ट, एंटरटिकल प्रूफ, इसके अलावा हमारा जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है वो देना है, वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। इसके अलावा काम, कंफर्टेबल प्रोवाइड पोजीशन प्रोवाइड करना है, ट्रेकोब्रोंकियल सक्शनिंग हो गया उसको क्लियर करना है। ठीक है। एयरवे को क्लियर करना है, फॉलो पोजीशन देनी है। इसके अलावा मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, 5 आवर का यूज करके एडमिनिस्ट्रेट करनी मेडिकेशंस को, असेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, प्रिपरेशन को जो है सीपीआर के लिए भी रेडी रखना है इमरजेंसी कंडीशन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। देन इसके बाद में आ जाता है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाती है हमारे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया हो जाती है। व्हाट इज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, और हाइपोक्सीमिया, लॉस ऑफ O2 इन ब्लड, लॉस ऑफ O2 इन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ये होता है हमारे किसका मतलब, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का मतलब लिख देना अपनी कॉपी के अंदर। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, ऑर्गन जो होती है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं और फंक्शन जो उनका अल्टर्ड हो जाता है। इसके अंदर किस किस कारण से हो सकता है, हमारे सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, बर्न हो सकता है, केमिकल इनहेलेशन का, टॉक्सिक सब्सटेंस का, एस्पायरेशन ऑफ वोमिटस, जो आपने वोमिटस जो है वो वोमिट करने वाले होते हैं और उस समय जो वो बाहर सिक्रेशन आता है दैट इज वोमिटस। इसके अलावा हमारी जो सिक्रेशन वगैरह हुआ, सेप्टिक शॉक हुआ, इंजेक्शन हुआ, लंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी के कारण ये सब। देन इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, डिस्निया हो गया, हाइपोक्सीमिया, ट्रैकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, इसके अलावा रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, अल्टर्ड एबीजी लेवल, ये सारे के कारण भी जो है। देन इसके बाद में आता है हमारा डायग्नोसिस, वो के क्लिनिकल फीचर, एनालिसिस ऑफ ब्लड एबीजी लेवल,
फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड रूटीन एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, है ना। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट आता है, जिसमें आ जाती है आर्टिफिशियल फूड दे सकते हो, डिजीज ट्रीट करनी, डायूरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिम्टोमेटिक ट्रीट। ठीक है। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, सारे सेम टू सेम है, इसके अंदर कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको वापस से बता सकूं, है ना। वो कि वही सारी चीजें हमारे को करनी है। देन इसके बाद में हमारी 15वीं जो डिजीज है डेट इज सार्स डिजीज, जिसमें आता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हमारे किसका, कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन भी था, है ना। ये वो का वही स्ट्रेन है। इसका जो सीवियर और एक्यूट वायरल डिजीज होती है, जो कि मेनली किसको अफेक्ट करती है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ट्रांसमिट होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। के अलावा हमारे को क्या देखने को मिलती है, जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन होता है, जो मटेरियल जिसके थ्रू होती है। पेशेंट पीरियड 2 से 10 दिन का होता है। क्लिनिकल फीचर्स आ जाता है जिसमें फीवर, सोर थ्रोट, डिस्निया, इसके अलावा हेडेक, इसके अलावा हमारा जो माइग्लिया होता है जिसके अंदर पेन इन मसल्स होता है, कफ हो गया, लेथार्जी, रनिंग नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सही चीजें। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस में आती है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेशेंट और एक्सरे एग्जामिनेशन के अलावा मैनेजमेंट आता है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मेनली सिम्टम ट्रीट करता है किससे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और नॉर्मल जो ब्रीदिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। कंट्रोल प्रिवेंशन किस किस से कंट्रोल और प्रिवेंट करना है, तो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा सेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है आपको। पेशेंट करता है किससे, डिजीज से, तो को केयर करने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करो। एडवाइस करना है कि उनके जो भी माउथ और नोज के सिक्रेशन वाला जो पेशेंट को हैंकीज वगैरह है उनको आपको अलग रखना है, ठीक है। और उसको उसको दूर रखना है। और एक तो है जब यूज करो तब आपको उसको स्नीज करते समय इसका इस्तेमाल करना है। हेल्थ एजुकेशन दोगे पेशेंट को किसके लिए, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल मेजर्स वगैरह के लिए। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी वेंटिलेटरी केयर कैसे करी जाती है। अगर पेशेंट जो है वेंटिलेटर मशीन के ऊपर होता है, तो वेंटिलेटर मशीन इज अ मशीन यूज टू मेंटेन द नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल रखने के लिए जो काम में आती है, कौन सी मशीन काम में आती है, वेंटिलेटर मशीन। मशीन प्रोवाइडेड द ब्रीदिंग सपोर्ट टू द पेशेंट, ब्रीदिंग सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कराता है। और क्या प्रोवाइड कराता है, इनफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड कराता है। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाती है हमारी क्या, जो वाइटल साइंस हुआ, जनरल हेल्थ स्टेटस, ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीथ डाउन, पेटेंसी ऑफ एयरवे, कलर ऑफ स्किन, बायलेटरल एक्सपांशन ऑफ चेस्ट, ठीक है। दोनों तरफ से आप देखोगे चेस्ट कितना एक्सपांड हो रहा है, वो उसके आधार पर एबीजी एनालिसिस करने के अंदर काम में देना है। पल्स ऑक्सीमेट्री देखनी है, इसके अलावा अनयूजुअल सिक्रेशंस, ये सही चीजें असेस करनी है। इसके अलावा आपको जो वेंटिलेटर की जो सेटिंग्स वगैरह है उनको आपको असेस करना है। वेंटिलेटर ट्यूब को आपको अगर क्या कहता है मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको आपको क्लीन करना है, एम्प्टी करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके पेशेंट को जो स्टरलाइज करना है, ठीक है। स्टरलाइज आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, सेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पेशेंट के केयर में ट्रेकोबैंकियल सेक्शन, ट्रेकोबैंकियल जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है, ट्रेकेस्टमी को परफॉर्म करना है। पेशेंट पोजीशन शुड बी चेंज बिफोर द एवरी 2 hours, then do not leave the patient alone and keep him under the close observation। के अलावा प्रिपरेशन को जो है आपको रेडी रखना है, सीपीआर आपको प्रोवाइड कराना है, फंक्शनल इमोशनल सपोर्ट जो है आपको पेशेंट को देना है। इसके अलावा जो असेस करना है क्या, सेटिंग ऑफ अलार्म, अलार्म जो है आपको रेडी रखना है। अलार्म वो फोन वाला नहीं हुआ, उसका इसका हमारा जो वेंटिलेशन का होता है, सब वेंटिलेटर का। ट्रेकेस्टमी हमने पढ़ रखी है, वेंट पाइप के अंदर ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे और अनेबल जो ब्रीदिंग होती है उसको ओपन करने में काम में आता है। ट्रेकिया हमारा ऐसा दिखता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, हाइयोइड बोन होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज टमी यहाँ पे लगाई गई है, देख सकते हैं हम कि हमारा ट्रेकिया है ना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं पर्पस क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल रखने के लिए, एयरवे को खोलने के लिए, रिमूव करने के लिए, को एस्पायरेशन से प्रिवेंट करना है। अनकॉन्शियस पेशेंट में, पैरालाइज पेशेंट में बाईपास के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे जो है वो उसके अंदर भी आप ये जो है बाईपास कर सकते हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो इधर के थ्रू, बाईपास के थ्रू आप वो प्रोवाइड करा सकते हो ब्रीदिंग। देन इसके बाद में इंडिकेशन क्या क्या, अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन वाला, इसके अलावा स्टेनोसिस हुआ है, ट्यूमर हुआ है,
लेरिंजल जो एडिमा है, ट्रेकियल एडिमा है, ट्यूमर वगैरह इनमें, फेशियल बर्न, फेशियल सर्जरीज के अंदर, इसके अलावा जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, लेरिंजल ट्रॉमा, ट्रेकियल ट्रॉमा, इंजरी टू द चेस्ट वॉल, बर्न वाला जो पेशेंट होता है कोरोसिव मटेरियल के थ्रू सब में, देन इन्फेक्शन जो होता है माउथ और थ्रोट का हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन इम्पेयर्ड होती है, कैंसर हो सकता है नेक का, मेजर फेशियल सर्जरीज होती है, पेशेंट जिनको प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी नीडल रेस्पिरेटरी जो सपोर्ट चाहिए होता है उनके अंदर दे सकते हो, इनटॉलरेंट होता है ईटी ट्यूब के प्रति उनको दे सकते हो, जिनके ईटी ट्यूब भी इंसर्ट नहीं होती। इसके अलावा डिसफंक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, इसके अलावा पेशेंट हैविंग द सीवियर पल्मोनरी एडिमा, नर्सिंग केयर आफ्टर ट्रेकेस्टमी, है ना। देन बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस, दो बैच लेके आया है ऑनलाइन, ए का है हमारे 215 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन, जेएनएम का है 267 पर मंथ सब्सक्रिप्शन। देन बात करते हैं नर्सिंग केयर की कि क्या करनी है, वो की वही सारी केयर करनी है, जनरल वाइटल साइन चेक करने हैं, होल्डर पोजीशन देनी है, इसके अलावा एनाल्जेसिक प्रोवाइड करानी है पेन के अंदर सर्जिकल साइट पे जो हुआ है, कंटिन्यूस नर्सिंग केयर करानी है, क्लोज ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग प्रोवाइड करानी है, एयरवे प्रोवाइड कराना है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह के अंदर करनी है, और इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन। आपको पेशेंट को जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स देनी है सेकेंडरी प्रिवेंशन से बचाने के लिए, ट्रेकोब्रोंकियल सक्शन देना है, इसके अलावा आपको पेशेंट को जो 2 से 3 लीटर पानी पर डे देना है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो उसको रिहाइड्रेट तो रखना ही रखना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बचाना है, जो स्किन है उसके जो स्टोमा है उसको क्लीन करना है, ड्राई करना है, ताकि वुंड जो है नहीं होता है, वो कौन सा हमारे होता है उसमें, कौन सा होता है, बेड सोर वगैरह नहीं हो जाए, डेक्यूबिटस अल्सर वगैरह। ठीक है, वाइग्रेस सक्शनिंग नहीं करनी है एकदम से जल्दबाजी में, जोरदार वाली सक्शनिंग नहीं करनी है, सक्शन कैथेटर का यूज करना है, स्मॉलर देन ट्यूब, ट्यूब से स्मॉलर जो होगा वो वाला यूज करना है, पोस्ट ऑपरेटिव प्लांट वगैरह जो होती है उनको ओरल फीडिंग के लिए आपको जो है क्या करना है, अगर गेज रिफ्लेक्स प्रेजेंट होती है तो क्लियर फ्लूइड देना है, कंसिस्टेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है पेशेंट के टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो है ट्रेकेस्टमी ट्यूब जो होती है वो पेशेंट के अंदर क्या करना है, डू नॉट टॉक तो द कॉलिंग बेल दे दो, पेन पेपर दे दो, ताकि वो बोल पाए लिख पाए, उसके ऊपर बुलाना हो तो घंटी बजा देगा और कुछ कहना होगा तो लिख के दे देगा, या फिर आज तो मोबाइल का जमाना है फटाफट से जो है वो मैसेज टेक्स्ट कर देता है। इसके अलावा पेशेंट और फैमिली वगैरह जो होता है उसको अगर बताइए कि ये टेम्परेरी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना बाद में ये बोल पाएंगे लेकिन टेम्परेरी नहीं बोल, है ना। देन इसके बाद में है ना आपको क्या करना है, क्लीनिंग द ट्रेकेस्टमी ट्यूब को क्लीन करना है इनर कैन्यूला के थ्रू, है ना, जो वो भी क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वाटर वगैरह का इस्तेमाल करके, सोप का इस्तेमाल करके, स्पून स्मॉल जो ब्रश है उसका इस्तेमाल करके विद फाइन ब्लिस्टर्स, यानी उसके जो पतले पतले जो ब्रश के जो हेयर्स होते हैं उनको ब्रिस्टल्स कहते हैं उनके थ्रू। देन इसके अलावा फैमिली मेंबर्स वगैरह जो होते हैं उनको आपके जो है ना क्वेश्चन वगैरह होंगे तो फ्रेंडली मैनर में उनके क्लेरिफाई करने हैं, रीअश्योर द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर, पेशेंट और फैमिली मेंबर को रीअश्योर करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में